बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार के पास रहा गृह विभाग अब सम्राट चौधरी को सौंपा गया है। इसे सिर्फ विभाग की अदला बदली भर नहीं, बिहार में पावर ट्रांसफर की तरफ इशारा भी है। ये पावर ट्रांसफर अचानक नहीं बल्कि लंबे समय से बीजेपी के भीतर ये मांग उठ रही थी कि राज्य में कानून व्यवस्था की जवाबदेही अब मुख्यमंत्री से हटकर पार्टी के हाथ आए। इसकी पटकथा दिल्ली में नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के साथ ही लिख दी गई थी। बिहार में सुरक्षा के किन मुद्दों पर नीतीश माने, किस तरह शाह ने पूरी स्ट्रेटेजी बताई और किस तरह एक्शन आगे बीजेपी प्लान कर रही है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूत्र बताते हैं कि यह फैसला 48 घंटे में नहीं बल्कि 2 महीने की रणनीति का परिणाम है। चुनाव की घोषणा से पहले दिल्ली में सितंबर के पहले सप्ताह में गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार समेत टॉप लीडरशिप के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बिहार में बढ़ते साइबर क्राइम, हथियार तस्करी और संगठित अपराध पर विस्तृत चर्चा हुई। इसी बैठक में सम्राट चौधरी को जवाबदेह चेहरे के रूप में सामने लाया गया, क्योंकि वो बिहार में हार्ड लाइनर और लगातार बिहार में यूपी के योगी मॉडल को लागू करने की बात कहते आए हैं। बैठक में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देने के पीछे भी वजह है। पहली वजह कि नेपाल में जनजी आंदोलन और बिहार की सीमा की सुरक्षा को लेकर है। दूसरा कि बिहार अब बांग्लादेश और पूर्वी भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा का बफर स्टेट बन गया है। इसके अलावा बिहार को नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर स्टेट बनाने का लक्ष्य है। दैनिक भास्कर। धन्यवाद, बधाई। माननीय मंत्री मनोनीत श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और वहां पर एक बार फिर से एनडीए की प्रचंड सरकार आ गई है। लेकिन इसके बावजूद बिहार में राजनीति गर्म है। जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई और जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी आई, जिसके पास 85 सदस्य हैं। बीजेपी के पास 89 एमएलए हैं और सबसे बड़ी बात, अभी भी वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल की आशंकाएं जताई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश अभी भी करवट बदल सकते हैं। ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव के बाद जो रिज़ल्ट आए विधानसभा चुनाव के, उस पर ये दिख रहा था कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और बड़े भाई की भूमिका में नज़र आ रही है। और मंत्रिमंडल बनने के बाद भी ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार पर पूरी तरीके से कब्जा हो गया है। जो 20 साल से गृह मंत्रालय नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री के पास रहता था, इस बार दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने वो मंत्रालय अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिलवा दिया है। वहीं अभी भी इस बात की जद्दोजहद चल रही है कि विधानसभा अध्यक्ष का स्पीकर कौन होगा। बीजेपी चाहती है कि विधानसभा का स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार एंड कंपनी ये चाहती है कि विधानसभा स्पीकर का पद वो जेडीयू के एमएलए के पास रहे। इस तरीके से इस पद को लेकर और गृह मंत्रालय के पद को लेकर जिस तरीके से रस्साकशी दोनों दलों के बीच में दिखी, उससे साफ जाहिर हो गया सरकार बन तो गई, लेकिन कितने दिन तक ये चलेगी, ये इस पर अभी भी चर्चाएं कायम हैं। ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनाए न रखने के पक्ष में है। वो चाहती है सरकार बनने तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहें और कुछ महीने बाद उनको हटाकर उन पर दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी के किसी एमएलए को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। इस तरीके की चर्चाएं चुनाव से पहले पिछले साल भी हुई थी
और ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अब बिहार में अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे ही 20 साल से मुख्यमंत्री नहीं बने हुए हैं। उनकी बुद्धि को पार पाना किसी के हाथ में नहीं। अमित शाह के भी बस की बात नहीं कि वो नीतीश कुमार के मन की बात समझ सकें। जिस तरीके से शांतिपूर्वक नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिया था जिससे पता चले कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में कुछ अनबन है, लेकिन मीडिया में और राजनीतिक गलियारों में ये अफवाह जरूर चलती थी कि नीतीश कुमार की शांति एक तूफान आने के संकेत है। जिस तरीके से नीतीश कुमार चुपचाप अपनी मिशन में लगे रहे और इस बार उन्होंने दिखा दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी से 19 नहीं बल्कि 20 साबित होने जा रहे हैं और इस बार उनके पास 85 सीट आ गई हैं। ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सीट उनसे ज़्यादा है। ये साफ है कि एनडीए को जो बिहार में सफलता मिली, प्रचंड बहुमत मिला, उसके पीछे चुनाव आयोग की भूमिका का भी हाथ है। विपक्षी इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने जो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का किया, उसमें वो सत्ताधारी दल के लिए उन्होंने उसमें अहम भूमिका निभाई। जिस तरीके से पिछले बार के चुनाव में केवल 43 सीट पर सिमट जाने वाली जनता दल यू इस बार 85 सीट लेकर आगे आई है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल जो पिछली बार 75 सीट पे हासिल की थी, इस बार केवल 25 सीट मिली। इस तरीके से केवल 40 से 42 सीट ही भारतीय विपक्ष जीत सका। 202 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू लड़े और 90% सीट पर वो जीत हासिल करते हैं। यहाँ तक कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो भी शानदार तरीके से जीते। विपक्ष इस बात की आवाज़ उठा रहा है, ये शक जता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, केंद्र सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग ने ईवीएम में के द्वारा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं को जिताने में पूरा सहयोग किया है। इस बात के लिए वो पूरी तरीके से तेजस्वी यादव हों, योगेंद्र यादव हों या राहुल गांधी हों, वो सब ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग की मदद के बिना इतनी ऐतिहासिक जीत एनडीए को मिलना असंभव है। ये बात भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जो बदलाव हो रहे हैं वो सिर्फ पदों या फिर विभागों का फेरबदल नहीं है, बल्कि सत्ता की असल लड़ाई अब शुरू हुई है और इसके केंद्र में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें पहले गृह मंत्रालय से हाथ धोना पड़ा और अब विधानसभा स्पीकर का पद भी उनके हाथ से निकल गया है। सोचिए कि 20 सालों से जिस मंत्रालय को नीतीश कुमार अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे, वो गृह मंत्रालय उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने वो डिपार्टमेंट सीएम नीतीश से छीनकर अपनी पार्टी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार के लिए यह सिर्फ विभाग का जाना नहीं था, ये उनके प्रभाव, उनके प्रशासनिक नियंत्रण और कानून व्यवस्था जैसे सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर में पकड़ ढीली पड़ने का संकेत था। और यही वो पॉइंट था जहां से सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच तनाव की असली शुरुआत मानी गई है। बीजेपी ने उम्मीदों के उलट स्पीकर पद भी जेडीयू को नहीं दिया है। प्रेम कुमार ने नामांकन भरा और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि विधानसभा की कार्रवाई पर बीजेपी का पूरा कंट्रोल होगा और सीएम नीतीश कुमार को यह संदेश दे दिया गया है कि बीजेपी सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि लीड पार्टी बनने के रास्ते पर है। 2 बड़े पदों का खोना एक ऐसे नेता के लिए जिसने पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से चलाया, ये सीधा सीधा चेतावनी थी कि अब खेल बराबरी का नहीं बल्कि नेतृत्व बदलने की लड़ाई में बदल गया है। जैसे ही स्पीकर पद भी अब बीजेपी के हाथ में गया है, वैसे ही सीएम नीतीश कुमार ने यह समझ लिया कि अगर उन्होंने अभी अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बढ़ाई तो आने वाले वक्त में
में बीजेपी उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर देगी। और यहीं से शुरू होता है सीएम नीतीश का नया मिशन, और वो मिशन है ऑपरेशन तीर के तहत जेडीयू को बीजेपी से बड़ी पार्टी बनाना। यानी अब जेडीयू वर्सेस बीजेपी में नंबर गेम की लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी के पास अभी 89 विधायक हैं और जेडीयू के पास 85 विधायक हैं। यानी दोनों दलों के बीच सिर्फ 4 विधायक का अंतर है, लेकिन राजनीति में ये 4 ही आगे चलकर सरकार गिराने या फिर सरकार चलाने दोनों में सबसे बड़े फैक्टर बन जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार अब इस अंतर को न सिर्फ खत्म करना चाहते हैं बल्कि बीजेपी से आगे निकलना चाहते हैं, और इसी नंबर गेम को बदलने के लिए उन्होंने ताबड़तोड़ रणनीति शुरू कर दी है। ऑपरेशन तीर के तहत सीएम नीतीश कुमार की कोशिश है कि जेडीयू की संख्या 90 के आसपास पहुंचे, और इसके लिए वो कदम दर कदम बेहद सोची समझी रणनीति पर काम कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़ से बीएसपी विधायक सतीश यादव की सीट पर सबसे पहले मूवमेंट शुरू हुआ। बीएसपी खुद चिंता में दिखाई दी और बयान दिया कि उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश हो रही है। दरअसल ये वही सीट है जहां पहले भी विधानसभा में क्रॉस ओवर हो चुके हैं। अगर सतीश यादव सीएम नीतीश के साथ आते हैं तो जेडीयू की संख्या 85 से बढ़कर 86 हो जाएगी। सीएम नीतीश को एक एक विधायक की वैल्यू का अंदाजा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन गुपचुप तरीके से चलाया जा रहा है। और बसपा के अलावा अगर हम बात करें तो सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता भी सीएम नीतीश कुमार के टारगेट पर हैं। आईपी गुप्ता महागठबंधन के साथ चुनाव जीते, लेकिन उनकी अपनी छोटी पार्टी है। उनकी सबसे बड़ी मांग पान व्यवसाय से जुड़े समाज को आरक्षण, विकास और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर है। सीएम नीतीश कुमार इन मांगों को पूरा कर सकते हैं, और अगर आईपी गुप्ता जेडीयू में आते हैं तो संख्या पहुंच जाएगी 87। दोस्तों, सीएम नीतीश की खासियत यही है कि वो हर समुदाय, हर वर्ग में एक ऐसा मुद्दा तलाश लेते हैं जो सामने वाले को जोड़ने में मदद कर दे। इसी बीच ओवैसी का चौंकाने वाला वो ऑफर भी आपको याद ही होगा। अगर उसकी बात करें तो सीमांचल की राजनीति अचानक तब गर्मा गई जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम बाहुल सीमांचल क्षेत्र के साथ इंसाफ करें और सांप्रदायिक माहौल दूर रखें तो उनकी पार्टी सरकार को पूरा सहयोग देगी। जिसके बाद कहा गया कि ये बयान बिना इशारे के नहीं आया है। इस बयान का मतलब यह भी है कि एआईएमआईएम के विधायक भी टारगेट हो चुके हैं, यानी कि अब उन्हें नीतीश तोड़ सकती है या फिर उन्हें एनडीए के बाहर से सपोर्ट दे दिया जाए। अगर सीएम नीतीश एआईएमआईएम के कुछ विधायकों को अपने पाले में लाएं तो जेडीयू की संख्या 88 से 89 तक भी पहुंच सकती है। वहीं कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है, उसके विधायक भी सत्ता की राजनीति से कटे हुए हैं। ऐसे में आयोगों, बोर्डों या मंत्री पद का लालच उन्हें खींच सकता है। कांग्रेस के 6 में से अगर 3 भी विधायक टूटकर जेडीयू के पास आते हैं तो खेल पूरी तरह से बदल जाएगा। कुल मिलाकर सीएम नीतीश कुमार की कोशिश साफ है कि कैसे भी करके बीजेपी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना है, सम्राट चौधरी के फैसलों को बैलेंस करना है और प्रशासनिक छवि को मजबूत करके अपना क्रेडिट बचाए रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पीकर और गृह मंत्रालय छीनने के बाद सीएम नीतीश एक्शन में आखिर क्यों आए हैं, तो आपको बता दें कि इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सीएम नीतीश को समझ आ गया है कि बीजेपी अपनी जमीन बढ़ा रही है। डिप्टी सीएम के पास गृह विभाग, स्पीकर भी बीजेपी का, यानी सत्ता के सबसे बड़े 2 संस्थान बीजेपी के कंट्रोल में आ चुके हैं। सम्राट चौधरी लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो प्रशासन की चमक उनके खाते में जा रही है, और नीतीश को डर है कि जनता ये ना समझ ले कि काम अब बीजेपी कर रही है, नीतीश का कोई महत्व या फिर उनकी भूमिका नहीं बची है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार अपनी लेगेसी को बचाना चाहते हैं। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना उनका सबसे बड़ा राजनीतिक रिकॉर्ड है, लेकिन अगर ये कार्यकाल बीजेपी प्रधान हो गया तो नीतीश की लीडरशिप कमजोर मानी जाएगी और उन्हें डमी मुख्यमंत्री माना जाएगा। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि 2029 तक नीतीश बहुत मजबूत हो, क्योंकि बहुत मजबूत नीतीश का मतलब है अनप्रिडिक्टेबल नीतीश, और बीजेपी खुद कई बार देख चुकी है कि राजनीतिक संकटों में नीतीश कुमार अचानक ही पाला बदल देते हैं। इसी बीच बिहार की राजनीति में 16 जनवरी वो तारीख है जहां खेल बदल सकता है। इस दिन बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 36 मंत्री बन सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार मंत्रिपरिषद में अभी 9 पद खाली है। इसमें जेडीयू के 6 और बीजेपी के 3 पद खाली हैं। जेडीयू के पास ये 6 पद वही हथियार हैं जिनसे सीएम नीतीश टूट रहे विधायकों को अपने पाले में ला सकते हैं, और यही वो एडजस्टमेंट है जिसे लेकर पूरा पटना सतर्क है।
बीते दिनों आपने देखा होगा सीएम अचानक सचिवालय पहुंचते हैं, अधिकारियों से पूछते हैं कि समय पर क्यों नहीं आते हैं, काम क्यों नहीं करते हैं। ये सिर्फ प्रशासनिक बैठकें नहीं है, ये सत्ता में अपनी मौजूदगी दिखाने की एक बड़ी कोशिश है ताकि सम्राट चौधरी या फिर बीजेपी काम का पूरा क्रेडिट खुद ना ले ले। जेडीयू को फिर से बड़ी पार्टी बनना है, यही अब सीएम नीतीश कुमार का मेन टारगेट है। सीएम नीतीश चाहते हैं कि अगले कुछ महीनों में जेडीयू 90+ का आंकड़ा छू ले और जैसे ही ये हो गया बीजेपी को झटका लगेगा और गठबंधन में फिर से बड़े भाई की भूमिका जेडीयू के पास आ जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा। बीएसपी विधायक आईपी गुप्ता, कांग्रेस के 6 विधायक, एआईएमआईएम का साइलेंट सपोर्ट, इन सभी पर सीएम नीतीश कुमार की पूरी नजर है और बीजेपी भी इन मूवमेंट को समझ रही है। इसलिए आने वाले हफ्ते बिहार की राजनीति में बेहद अहम रहने वाले हैं। जहां पहले गृह विभाग गया और अब स्पीकर भी हाथ से चला गया है, यानी कि स्पीकर पद भी अब बीजेपी ने अपने पास रख लिया है। लेकिन इसके बाद भी सीएम नीतीश कुमार ने दिखा दिया है कि वो अभी भी बिहार में सबसे समझदार और चतुर राजनीतिक खिलाड़ी हैं। बीजेपी चाहे जितना कंट्रोल कर ले, लेकिन सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करके वापस से बड़े भाई की कुर्सी लेने के मिशन पर निकल चुके हैं। अब चर्चा में ये आ रहा है कि नीतीश कुमार, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिग्गज, घाघ और शांत प्रकृति के नेता नज़र आते हैं, वो अंदर से उतने ही शातिर और चालाक नज़र आते हैं। ये चर्चाएं सुनकर नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए कि भारतीय जनता पार्टी कुछ समय बाद उनकी सरकार के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और उनको अपदस्थ कर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में है। उन्होंने चुपचाप अपने मंसूबे पूरे करने के लिए अपने दिग्गज नेताओं को लगाया और उन्होंने एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को अपना दूत भेजकर उनको अपने पक्ष में किया, जिनके पास 5 सीटें हैं। यानी कि अगर 5 सीटें जेडीयू के साथ में आ जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के से 1 सीट ऊपर वो हो सकते हैं। बड़े भाई की भूमिका में जनता दल यू हो सकती है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक और कांग्रेस के कुछ विधायकों को लेकर ये मंत्रणा चल रही है कि अगर वो जेडीयू के साथ में आते हैं, जेडीयू को समर्थन देते हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच में जो खाइयाँ हैं वो पूरी तरीके से बढ़ जाएंगी। यानी भारतीय जनता पार्टी 89 पे होगी तो वो 90 के ऊपर उनके पास कम से कम अपने विधायक होंगे और उनकी सरकार मजबूती से चलेगी। ऐसे में तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बिहार में ना रहे और नीतीश कुमार के रहते, अगर एनडीए में नीतीश नहीं रहते हैं तो एनडीए बिल्कुल एक तरीके से ये कहा जाए कि एनडीए का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी और शाह जानते हैं कि बिना नीतीश के बिहार में राजनीति करना उनके बस की बात नहीं है।